हेलो बच्चों, तुम लोग क्लास 10 केमिस्ट्री में चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का वन शॉट वीडियो बना रहे हैं। चाहते हैं कि एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक्स क्या कर दें, कंप्लीट कर दे, ठीक है, या पूरा टॉपिक को कवर कर दे, ठीक है। तो हेडिंग दो चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 में क्या मालूम है, चैप्टर नंबर 1 का में जो है वो क्या है बता, तुमको मालूम है क्या है? केमिकल क्या है बाबू, रिएक्शंस एंड क्या जल्दी बताओ, इक्वेशन। ये पहला चैप्टर है क्लास 10 केमिस्ट्री में। तो इसमें पहला आता है बाबू कि रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट किसको बोलते हैं, प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? जो भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और पार्टिसिपेट करके जो न्यू सब्सटेंस का फॉर्म करता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। जैसे मान लेते हैं कि आपका ये H2 है गैस है प्लस आपका Cl2 गैस है, दोनों आपस में कंबाइन किया और क्या बन गया, HCl गैस बन गया, ठीक है। तो ये आपका H2Cl2 हुआ रिएक्टेंट, ये केमिकल रिएक्शन में क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। और HCl क्या बन गया, एक न्यू सब्सटेंस बन गया, न्यू सब्सटेंस बन गया। तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो रिएक्टेंट का बॉन्ड टूटता है। मान लो अभी H2 है तो क्या हो, यहाँ H के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यहाँ Cl2 है तो Cl के बीच क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जब दोनों आपस में कंबाइन करेगा तो Cl का बॉन्ड टूटेगा, H का बॉन्ड टूटेगा। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, ओल्ड बॉन्ड इज ब्रेक, ओल्ड बॉन्ड इज ब्रेक, पुराना बॉन्ड टूट रहा है और एक न्यू बॉन्ड क्या बन रहा है बताओ, H और Cl के बीच में आपका क्या बता, न्यू बॉन्ड इज फॉर्म्ड, न्यू बॉन्ड इज फॉर्म्ड। एक नया बॉन्ड में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। अब जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाएगा तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी टोटली क्या होगा, डिफर करेगा, मैच नहीं करेगा। तो अब H2 और Cl2 का HCl से उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी मैच नहीं करेगा। तो यहाँ मैं अगर बता रिएक्टेंट क्या है, बोल देना सर जो भी एटम मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। प्रोडक्ट जब पार्टिसिपेट करके न्यू सब्सटेंस बनाता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। केमिकल रिएक्शंस, रिएक्टेंट से जब सर प्रोडक्ट बनता है तो रिएक्टेंट का ओल्ड बॉन्ड टूटता है और एक नया बॉन्ड में चेंज होता है, तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। और जब केमिकल रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी का टोटली क्या होता है, डिफर करता है, ठीक है। कोई दिक्कत, चलो लिख लो। अब हम बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन कितने तरह का होता है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो हेडिंग दो, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कि केमिकल रिएक्शन कितने तरह का होता है। तो पहला पढ़ना है बाबू इसमें कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस क्या है। कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहता है कि जब दो या दो से अधिक एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करे और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्म करता है, उसी बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे मान लेते हैं ये N2 गैस से दो मॉलिक्यूल्स, मान ले कि N2 एक मॉलिक्यूल से H2 एक मॉलिक्यूल, दोनों आपस में कंबाइन किया और एक मॉलिक्यूल बनाया, क्या बनाया, अमोनिया NH3 बनाया, एक सिंगल बनाया प्रोडक्ट, कौन, सिर्फ अमोनिया बना। और जब रिएक्टेंट से बनता प्रोडक्ट, उसके बनने के बाद यहाँ से हीट लॉस होता है, तो भाई रिएक्टेंट के बाद लिखा रहे प्रोडक्ट, उसके बाद क्या लिखा रहे, प्लस हीट लिखा रहे। इसका मतलब हीट क्या सराउंडिंग में लॉस होता है। प्रोडक्ट तरफ प्लस हीट लिखाना मतलब क्या, ये सराउंडिंग हीट क्या लॉस कर रहा है। और ओसा रिएक्शंस को बाबू हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं ऑल आर एक्सोथर्मिक होते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट बनने के बाद एनर्जी क्या करता है, बाहर लॉस करता है। एनर्जी बोलो या हीट बोलो, बात बराबर, क्यों, एनर्जी का ही रूप क्या, हीट है। तो कॉम्बिनेशन क्या होता है कि व्हेन 2 or more एटम्स
or molecules are combined together to form a single product is known as क्या combination reactions, and all combination reactions are क्या exothermic in nature because क्या हो रहा है वहाँ एनर्जी क्या हो रहा है लॉस हो रहा है जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के बाद। ठीक है, चलो और एग्जांपल देते हैं। जिसे मान लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है CaO कैल्शियम ऑक्साइड। हमने इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर दिया तो ये बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये सॉलिड के फॉर्म में हो जाता है। और यहाँ से क्या करता है बताओ, एनर्जी लॉस करता है, हीट लॉस करता है। तो ये भी तरह क्या है, दो मॉलिक्यूल है और दो मॉलिक्यूल कंबाइन करके क्या बना, एक सिंगल बना प्रोडक्ट और साथ में हीट क्या किया, लॉस किया। ये भी तरह क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। और मान लेते हैं जिसे मान ले ये कार्बन सॉलिड के फॉर्म में है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा दिए, क्या बन गया, एक सिंगल क्या बना प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बना और साथ में क्या बताया हीट को क्या किया बताओ, लॉस किया। तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब रिएक्टेंट से जब दो या दो से अधिक एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए और सिंगल प्रोडक्ट बनने के बाद वहाँ हीट या एनर्जी क्या करता है, लॉस करता है, उसी बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन होने के बाद एनर्जी या हीट को क्या करता है, लॉस करता है। लिखो और एग्जांपल दे सकते हो कि मान लेते हैं ये H2 गैस है प्लस क्या है Cl2 गैस है, दोनों कंबाइन करेगा, ये आपका HCl एक सिंगल बनेगा प्रोडक्ट और साथ में बाबू यहाँ से क्या करेगा, हीट को क्या करेगा, लॉस करेगा। लिख लो, इसी बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो डिफरेंस लिख लेना कि व्हेन टू और मोर एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और नीचे लिख देना कि ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर क्या एक्सोथर्मिक इन नेचर। क्यों, क्योंकि रिएक्शन करने के बाद हीट क्या करता है, लॉस करता है। और प्रोडक्ट की तरफ रिएक्टेंट लिखा रहे और फिर प्रोडक्ट लिखा रहे, प्रोडक्ट तरफ प्लस हीट लिखा रहेगा, मतलब ये हीट क्या करे, लॉस करेगा और उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक इन नेचर कहते हैं। लिख लो। चलो और एग्जाम्पल तुम दे सकते हो, हम कितना एग्जाम्पल दें। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, मेरा तुम लोग को एक एक टॉपिक को क्लियर कर देते हैं ताकि तुमको एग्जाम में दिक्कत ना हो। दूसरा रिएक्शन से बाबू जिसको बोलते हैं लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है, अच्छा यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ाने से पहले रिएक्टिविटी 3 देखो कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, मालूम है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है पोटासियम, फिर होता है सोडियम, फिर होता है कैल्शियम, फिर होता है आपका मैग्नीशियम, नहीं सोडियम हाँ सोडियम पोटासियम के बाद होता है सोडियम पोटासियम, फिर होता है मैग्नीशियम, ठीक है, नहीं सोडियम पोटासियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक आयरन एसन, ऐसे मतलब टीन, फिर क्या पी मतलब लीड, फिर हाइड्रोजन, उसके नीचे कौन होता है कॉपर, उसके नीचे कौन होता है मरकरी, उसके नीचे कौन होता है सिल्वर Ag, उसके नीचे कौन होता है गोल्ड Au और Au के नीचे कौन होता है प्लेटिनम होता है Pt। तो जितना नीचे तुम आओगे उतना उसका रिएक्टिविटी क्या होगा, घटेगा। तो सबसे रिएक्टिव कौन है, पोटासियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आपका आयरन, फिर टीन, फिर लीड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर मरकरी, फिर सिल्वर, गोल्ड और Pt। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहता है कि कोई भी रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव क्या करता है, डिस्प्लेस करता है फ्रॉम इट्स कंपाउंड से, तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो लेस रिएक्टिव मेटल होगा वो कंपाउंड के फॉर्म में होगा और जो रिएक्टिव मेटल होगा वो एलिमेंटल के फॉर्म में होगा, किसी से कंबाइंड नहीं किया रहेगा। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन लिख सकते हो कि when reactive metal displaces less reactive metal from its compound
इस कॉल क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जो लेस रिएक्टिव मेटल होगा वो कंपाउंड के फॉर्म में होगा और रिएक्टिव मेटल जो होगा एटम के फॉर्म में होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लिया हमने ले लिया, मान लिया कॉपर सल्फेट ले लिया, किस फॉर्म में, एक्वस के फॉर्म में। इसका किससे करवा, जिंक से करवा दिए, जिंक सॉलिड के फॉर्म में। और जिंक का रिएक्टिव कॉपर से ज़्यादा होता है। जिंक देखो, जिंक यहाँ पर है, कॉपर नीचे, जितना नीचे जाओ उतना रिएक्टिविटी घटेगा। तो जिंक आपका रिएक्टिव मेटल है और कॉपर क्या बता, लेस रिएक्टिव मेटल है, जो किस फॉर्म में है, कंपाउंड के फॉर्म में है। जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। रिएक्टिव मेटल लेस को क्या भगा देता है, किससे, फ्रॉम इट्स कंपाउंड से। तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, देखो तो ये बन जाएगा आपका, बन जाएगा ZnSO4 जिंक सल्फेट एक्वस के फॉर्म में होगा और वहाँ से कॉपर सॉलिड क्या हो जाएगा, वहाँ से डिस्प्लेस कर जाएगा। अच्छा, लैब में कैसे करोगे, तो तुम क्या करोगे, इसको मिटा देते हैं। तुम सबसे पहले क्या करो, एक बीकर लोगे, बीकर में क्या करोगे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को डालने रखोगे, मतलब पानी रखोगे, पानी में क्या डाल दो, कॉपर सल्फेट। तो क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बन जाएगा। कॉपर सल्फेट, यहाँ वाटर था और वाटर में डाल दिया कॉपर सल्फेट CuSO4, तो क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट बन जाएगा सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है तुमको मालूम है, ब्लू कलर का होता है। तो ये आपका ब्लू कलर सॉल्यूशन बन जाएगा। ये ब्लू कलर का क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तुम क्या करो, इसके अंदर एक जिंक का मेटल डाल दो। ये जिंक का मेटल डाल दिया यहाँ पर, ये आपका जिंक मेटल यहाँ इसके अंदर डाल दिया और तो कम से कम 30 मिनट तक छोड़ दो। तुम जैसे 30 मिनट तुम छोड़ दोगे, देखोगे इसका सॉल्यूशन का कलर जो है आपका कलरलेस हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा कलरलेस। ये आपका कलरलेस हो जाएगा। कलरलेस क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। मतलब क्या बन गया, आपका जिंक सल्फेट में क्या हो गया, चेंज हो गया। और देखोगे यहाँ बीकर के अंदर आपका नीचे एकदम बीकर के नीचे आपका रेड ब्राउन पीपीटी जमने लगेगा। वो किसका होगा, कॉपर का होगा। आपका नीचे जो होगा आपका रेड ब्राउन पीपीटी मतलब प्रिसिपिटेट, जमना, पीपीटी जमने लगेगा। मतलब किसका होगा बताओ, वो कॉपर का होगा। तो कॉपर वो क्या हो गया, कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस हो गया। कौन किया, जिंक ने किया। तो लिख लो। और एग्जांपल दे सकते हो कि मान लेते हैं हम लिया आयरन सल्फेट FeSO4, एक्वस फॉर्म में। आयरन सल्फेट जो होता है इसका कलर होता है लाइट ग्रीन कलर का होता है। ये लाइट ग्रीन सॉल्यूशन है। हमने इसमें डाल दिया एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम का रिएक्टिव आयरन से ज़्यादा होता है। ये आपका रिएक्टिव मेटल है। इधर क्या लेस रिएक्टिव, कौन, आयरन। तो एल्युमिनियम क्या करेगा, आयरन को डिस्प्लेस कर देगा। तो एल्युमिनियम का जो वैलेंसी होता है बाबू 3 होता है और सल्फेट का 2 होता है। क्या बन जाएगा बता, तो ये बन जाएगा आपका Al2SO4 होल थ्राइस एल्युमिनियम सल्फेट। और वहाँ से क्या होगा, आयरन बाहर निकल जाएगा, किस फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में। यहाँ भी क्या बताओ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। रिएक्टिव मेटल लेस क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया फ्रॉम इट्स कंपाउंड से, तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और लेस रिएक्टिव मेटल किस फॉर्म में होगा, कंपाउंड के फॉर्म में होगा। और रिएक्टिव किस फॉर्म होगा, एटम के फॉर्म में होगा। इसका भी तुम एक्सपेरिमेंट तुम कर सकते हो कि तुम क्या करो, एक आपका जो आयरन सल्फेट का जो सॉल्ट आता है लैब में देखना, ये आपका लाइट ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, तो क्या करना, तुम एक बीकर लेना, बीकर में तुम क्या करो, पानी और आपका आयरन सल्फेट सॉल्ट डाल दो। तो आपका क्या बन जाएगा बताओ, FeSO4 क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा, जिसका कलर कैसा हो जाएगा बताओ, बोलो नहीं यार, लाइट ग्रीन हो जाएगा।
कोई दिक्कत। और यहाँ पर क्या करें, एल्युमिनियम का टुकड़ा डाल दो, यहाँ पर आपका एल्युमिनियम का टुकड़ा डाल दिए और इसको 30 मिनट छोड़ दो। 30 मिनट छोड़ेंगे तो क्या रिएक्शंस होगा। रिएक्शन होने के बाद देखना कि नीचे आपका ग्रे कलर, ग्रे किस आपका लोहा कैसा होता है, ग्रे कलर का होता है, ग्रे पीपीटी नीचे बैठ जाएगा, ग्रे पीपीटी नीचे बैठ जाएगा। पीपीटी के साथ ऐसे होता है नीचे, इस तरह से नीचे बैठना। किसका बैठेगा बताओ, आयरन का बैठ जाएगा और आपका ये कलरलेस सॉल्यूशन बन जाएगा। किसका बन जाएगा, एल्युमिनियम सल्फेट का। ये आपका क्या बताओ, कलरलेस सल्यूशन बन जाएगा। किसका बन जाएगा बाबू, एल्युमिनियम सल्फेट का बन जाएगा। लिख लो। तो समझ में आ गया कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। रिएक्टिव मेटल लेस को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है फ्रॉम इट्स कंपाउंड के साथ। लिख लो। अच्छा, ये रिएक्शंस होगा। देखो तो मान ले अगर हम दे दिए, इस तरह ध्यान देना कि डाल दिए हम ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ठीक है, इसको किसे करवा दिए, सिल्वर से। रिएक्शन होगा, नहीं होगा, क्योंकि सिल्वर का रिएक्टिव कॉपर से भी कम होता है। हाइड्रोजन के नीचे कौन होता है, पहले होता है आपका कॉपर, तब होता है Hg, तब होता है Ag, तब होता है Au। जितना नीचे जाओगे उतना रिएक्टिविटी कम होते जाता है। देखो तो कॉपर से नीचे कौन है, सिल्वर है, मतलब सिल्वर का रिएक्टिव और कम है कॉपर से, तो भाई ये लेस रिएक्टिव हो जाएगा। और कॉपर क्या है, रिएक्टिव है एज कंपेयर टू सिल्वर से, तो रिएक्शन होगा नहीं। क्यों, क्योंकि रिएक्टिव मेटल लेस को भगाता है, तो यहाँ रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। लिख लो। चलो अब इसमें बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में। तो हेडिंग 2 टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में लिखो। टाइप्स ऑफ बाबू क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो ये दो तरह का होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। एक होता है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है, आ समझ में ना। दूसरा होता है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। नॉन मेटल, बैलेंस में खुद कर लेना, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। देखो मेटल डिस्प्लेसमेंट में होता है मेटल मेटल को भगाता है, मतलब जितना भी एग्जाम्पल ले रहे थे अभी और यार क्या था, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे मान लिया अभी हमने लिया कि कॉपर सल्फेट है, ये एक्वस के फॉर्म में, इसको जिंक से रिएक्शन करवा दिए। जिंक का रिएक्टिव ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कॉपर, तो जिंक भी मेटल कॉपर भी मेटल, तो मेटल मेटल को भगाता है, तो बोलते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब इसका क्या हो गया था बता, तो जिंक SO4 हो गया था, मतलब जिंक सल्फेट और कॉपर वहाँ से बाहर निकल गया था, तो इसको बोलते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल मेटल को भगाता है, इसको बोलते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है पहले समझो। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट होता है कि मेटल जब नॉन मेटल को भगाता है, मेटल जो होगा आपका, मेटल जो होगा, जो मेटल होगा वो एलिमेंट के फॉर्म में होगा, किसी से कंबाइन नहीं किया रहेगा, जो रिएक्टिव होगा, ठीक है। और जो नॉन मेटल होगा वो कंपाउंड के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। और वो क्या रहेगा बताओ, लेस रिएक्टिव होगा। अच्छा, तुम रिएक्टिविटी सीरीज में एक ही नॉन मेटल है, कौन है, हाइड्रोजन है। जितने भी मेटल होगा किसको भगाएगा, हाइड्रोजन को भगाएगा। और कौन सा मेटल भगा पाएगा, जो हाइड्रोजन से ऊपर है, वही रिएक्टिव होता है ना। और जो हाइड्रोजन से नीचे है वो हाइड्रोजन को भगा नहीं पाएगा। तो यहाँ जैसे एग्जांपल लेते हैं कि देखो तो ये वाटर है, ये वाटर H2O, अगर सोडियम से रिएक्शन करवा दे बाबू
तो सोडियम का रिएक्टिव हाइड्रोजन से ज़्यादा है, क्योंकि हाइड्रोजन से जितने भी ऊपर जो भी मेटल होंगे वो रिएक्टिव होंगे और वो हाइड्रोजन को भगा देगा कोई भी कंपाउंड से। लेकिन जो हाइड्रोजन के नीचे वाले मेटल होंगे वो हाइड्रोजन को भगा नहीं पाएगा कोई भी कंपाउंड से। तो जो भी मेटल होगा जो हाइड्रोजन से ऊपर होगा और क्या करेगा, हाइड्रोजन को क्या करेगा, हटाएगा। तो मेटल नॉन मेटल को भगाएगा, क्योंकि सोडियम मेटल है, हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है। तो मेटल जब नॉन मेटल को भगाता है उसको बोलते हैं नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इस रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में सिर्फ हाइड्रोजन ही क्या है, तेरा नॉन मेटल है। तो जैसे ही तुम सोडियम में तुम पानी डाल दोगे तो बन जाता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ तुरंत क्या होता है, H2 गैस क्या होता है, बाहर निकल जाता है। लिख लो, बैलेंस तुम लोग कर लेना। तो इस तरह क्या हो गया, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। और एग्जांपल तुम दे सकते हो कि मान लेते हैं कि कोई भी एसिड, मान ले डाइल्यूट क्या HCl है, डाइल्यूट एसिड्स, इसको जब पोटासियम से रिएक्शन करवा दिए तो पोटासियम का रिएक्टिव हाइड्रोजन से ज़्यादा है। तो पोटासियम रिएक्टिव मेटल है, किसको भगाएगा, रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को भगाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल नॉन मेटल को भगाएगा और ये पोटासियम हाइड्रोजन से ऊपर है तो भगा देगा। तो क्या बन जाएगा बताइए, KCl बन जाएगा। और H जब बाहर निकलेगा, H जब अपना फॉर्म में होता है तो H2 के फॉर्म में होता है, और कंपाउंड के फॉर्म में H के फॉर्म में। देखो तो यहाँ HCl H के फॉर्म में, अगर अकेले रहेगा तो किस फॉर्म में रहेगा, वो H2 के फॉर्म में रहेगा। तो ये H2 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। अब बैलेंस करोगे, यहाँ H एक हो, यहाँ H2 आ गया, तो क्या कर दो, हाफ H2 कर दो, ये गैस यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो मेटल नॉन मेटल को भगाएगा, उसको बोलते हैं नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और वो नॉन मेटल कौन होगा, सिर्फ आपका हाइड्रोजन होगा। क्यों, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में सिर्फ क्या है, नॉन मेटल हाइड्रोजन ही है। लिखो, थोड़ा पानी पी लेते हैं। लिखो, अब लिखो इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में हो गया। अब लिखो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में, कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन किसको कहते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है कि एक बड़ा सा कंपाउंड जिसका मास बहुत ज़्यादा है, उसको हीट दे के या लाइट दे के या करेंट दे के छोटा छोटा में कन्वर्ट कर देना, छोटे छोटे मास में कन्वर्ट कर देना, उसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, मान ले एक कंपाउंड है इतना बड़ा है, जिसका मास बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है, इसको क्या किए बताओ बाबू, हीट दे दिए या तो लाइट दे दिए या तो करंट दे दिए, और उसको हम क्या किए, छोटे छोटे मास में क्या कर दिए, कन्वर्ट कर दिए, उसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर हीट दे के उसको छोटे छोटे टुकड़ा में बांटना, अगर मान लो एक बड़ा सा कंपाउंड इस तरह से, उसको हीट दे दिए और हीट दे के उसको छोटे छोटे बांटना, उसको बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं एक बड़ा सा कंपाउंड है, उसको लाइट देके लाइट मतलब लाइट को बोलते हैं फोटोन, फोटोन देके लाइट देके छोटे छोटे कंपाउंड में तोड़ना, उसको बोलते हैं फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, लिखो।
अगर मान लेते हैं कोई भी बड़ा कंपाउंड को छोटे छोटे कंपाउंड करंट दे के करेंगे, करंट दे के इसको छोटे छोटे में कन्वर्ट कर देंगे, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। लिखो, चलो अब सबसे पहले हम एग्जाम्पल, अच्छा याद रखना जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं ऑल आर एंडोथर्मिक होते हैं। क्यों? क्योंकि हम हीट दिए, लाइट दिए, करंट दिए, तब वो रिएक्शंस हो रहा है। मतलब अगर रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट की तरफ अगर रिएक्टेंट तरफ हीट लिखा रहे और प्रोडक्ट में चेंज हो जा रहा है तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। क्या बोलेंगे बाबू? उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि रिएक्शन होने के लिए तुमसे क्या कर रहा है? हीट ले रहा है, तब हो रहा है। अगर रिएक्टेंट तरफ प्लस हीट लिखा रहेगा तो यहाँ हीट का गेन होगा, गेन ऑफ हीट होगा, तब रिएक्शंस होगा, तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। लेकिन अगर प्रोडक्ट तरफ प्लस हीट लिखा रहेगा मतलब रिएक्शंस होने के बाद हीट लॉस कर रहा है, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं ऑल आर एंडोथर्मिक होते हैं, और जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होते हैं ऑल आर एक्सोथर्मिक होते हैं। ठीक है, चलो अब पहले एग्जांपल देते हैं हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल देते हैं। ठीक है, चलो तो हेडिंग दो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का क्या करते हैं हम लोग? एग्जांपल देते हैं, है ना। जैसे मान लेते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 सॉलिड के फॉर्म में इसको हीट देंगे तब बनेगा ये क्या? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट होगा। तो हीट दिए तब ना हुआ भाई, तो क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन। बड़ा कंपाउंड छोटे कंपाउंड टूट गया। दूसरा होता है ये FeSO4, ये किस फॉर्म में? सॉलिड के फॉर्म में। इस सॉल्ट कैसा होता है बताओ? लाइट ग्रीन होता है, लेकिन इसको तुम हीट दोगे ना तो ये बन जाता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, और इसका कलर जो PPT बनता है किसका बताओ? रेड ब्राउन PPT बनता है। रेड ब्राउन PPT बन जाएगा, इस तरह का सिंबल बोलते PPT, और बाहर निकलेगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, जिसका स्मेल कैसा आता है बाबू? बर्निंग स्मेल है, कुछ जल रहा है, बर्निंग स्मेल होगा। इसका फेरिक ऑक्साइड नाम है। क्या नाम है? फेरिक ऑक्साइड। लिखो क्यों नाम फेरिक ऑक्साइड, याद रखना। एक चीज़ बताते तुमको, आयरन जो होता है वो आपका +2 भी लॉस करता है और +3 भी लॉस करता है। जब +3 लॉस करेगा तो उसको बोलते हैं फेरिक बोलते हैं, जब 2 लॉस करेगा तो उसको बोलते हैं फेरस। तो यहाँ पर देखो ये आयरन है, इसका वैलेंसी 3 है, मतलब 3 लॉस किया है, और तुमको मालूम है कि ऑक्सीजन वैलेंसी 2 होता है। तो क्या बनाया बता? तो ये क्या बनाया? Fe2O3 बनाया, मतलब क्या बनाया? फेरिक ऑक्साइड बनाया। चलो इसको लैब में तुम कैसे करोगे देखो। सबसे पहले तुम क्या करना, एक इस तरह से एक टेस्ट ट्यूब को थोड़ा बेंड कर देना। ये आपका टेस्ट ट्यूब है, इसमें तुम क्या करना, FeSO4 ये आपका सॉल्ट है, जो आपका कैसा कलर बताओ? आपका लाइट ग्रीन सॉल्ट है। अब तुम इसको क्या करो? हीट करो बर्नर से। जैसे हीट करोगे तो ये बर्निंग स्मेल निकलेगा, लगेगा कुछ जल रहा है। ये बर्निंग स्मेल यहाँ से आएगा, बर्निंग स्मेल आएगा,
किसका आएगा, या तो सल्फर डाइऑक्साइड की या किसका, सल्फर ट्राइऑक्साइड का आएगा। और यहाँ पर आपका रेड ब्राउन पीपीटी जम जाएगा इस तरह से। यहाँ पर आपका रेड ब्राउन पीपीटी जम जाएगा। ठीक है, लिख लो इसको। बैलेंस भी कर सकते हैं तुम लोग। अभी जो रिएक्शन लिखे थे क्या, FeSO4 सॉलिड के फॉर्म में हीट दिए, ये बन क्या आ गया बताओ, Fe2O3 प्लस आपका सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। बैलेंस करो तो Fe यहाँ 2 गो, Fe 1 गो है, 2 लगा दो, 2 Fe 2 Fe। ऑक्सीजन की तरह देखो तो ये नीचे ऊपर मल्टीप्लाई होता है, 4 2 जा 8 है। यहाँ देखो कितना ऑक्सीजन है, 3 2 5 5 3 8। ऑक्सीजन बैलेंस है। सल्फर की देखो कितना है, 2 है, तो यहाँ सल्फर 1 और यहाँ 1 2 बैलेंस है, लिख लो। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, लिखो इसको। अब दूसरा लेते हैं लीड नाइट्रेट का। लीड का जो, लीड मतलब पीबी, लीड का जो वैलेंसी होता है 2 होता है और नाइट्रेट का 1 होता है। तो क्या बन जाए बता तो, सॉल्ट बने क्या, पीबी NO3 का होल ट्वाइस लीड नाइट्रेट। ये वाइट सॉल्ट होता है। तो अगर तुम देखना ये लीड नाइट्रेट को एक टेस्ट ट्यूब लेना और यहाँ लेना लीड नाइट्रेट सॉल्ट ले लेना, पीबी NO3 होल ट्वाइस लीड नाइट्रेट सॉल्ट। ये आपका वाइट सॉल्ट है। ये कैसा है बाबू, ये वाइट सॉल्ट है। ठीक है, तुम इसे क्या करो बाबू, इससे हीट कर दो इसको। जैसे तुम हीट करोगे ना तो देखना इसमें आपका ब्राउन फ्यूम बाहर निकलेगा। आपका ये ब्राउन फ्यूम्स जो होगा बाहर निकलेगा। ठीक है, और ब्राउन फ्यूम किसका निकलेगा, वो याद रखना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निकलेगा। और यहाँ देखना कुछ देर के बाद यहाँ आपका लीड ऑक्साइड PbO2 का एक वाइट पीपीटी बन जाएगा। सॉरी, येलो क्या हुआ बताओ, पीपीटी बन जाएगा। अब रिएक्शन लिखते हैं। हमने क्या लिया बता, लीड नाइट्रेट वाइट सॉल्ट लिया, इतना वाइट सॉल्ट था, उसको हमने क्या कर दिया बाबू, हीट कर दिया। तो आपका लीड ऑक्साइड PbO होता है, PbO2 नहीं होता है, PbO लीड ऑक्साइड। तो लीड ऑक्साइड का आपका जो होगा येलो पीपीटी बन जाएगा और साथ में जो निकलेगा आपका NO2 गैस और O2 गैस भी निकलेगा। और NO2 गैस का कलर कैसा होगा, ब्राउन फ्यूम्स होगा। और ऑक्सीजन जैसा कोई कलर होता नहीं, क्या बताइए, ये आपका क्या होगा, कलरलेस होगा। अब इसको बैलेंस करो। बैलेंस मेन है, कैसे बैलेंस करोगे, कर लो। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एटम को इक्वल करो। यहाँ Pb 1 है, यहाँ Pb 1 है। ठीक है, यहाँ 2 लगा दो Pb, यहाँ 2 Pb लगा दो। तो जब 2 Pb, यहाँ Pb कितना हो गया देखो, तो 2 Pb लगा दी यहाँ पर, तो यहाँ 2 Pb हो गया। अब देखो ऑक्सीजन 2 Pb तो हो गया, 2 Pb हो गया। ऑक्सीजन कितना देखो तो 3 दूने 6, 3 दूने 6 और 6 दूने 12 ऑक्सीजन। यहाँ देखो तो ऑक्सीजन कितना है, यहाँ 4 लगा दो। देखो यहाँ पर 4 लगा दो, बैलेंस हो जाएगा। 4 लगा दो तो 4 2 जा 8, 8 2 10 और 10 2 12, ऑक्सीजन 12 हो गया। देखो ना, 3 दूने 6, 6 दूने 12 ऑक्सीजन। यहाँ देखो तो 4 दूने 8, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होता रे, 4 दूने 8, 8 2 10 और यहाँ 2 है, 12 है ऑक्सीजन, बैलेंस हो गया। अब देखो नाइट्रोजन कितना है, यहाँ देखो तो यहाँ कितना 2 और 2 दूने 4, यहाँ भी नाइट्रोजन कितना है 4 है। तो बैलेंस है, तो बैलेंस तुम लोग कर लेना अपने से, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का आइटम को बैलेंस कर लेना। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन से एग्जाम में आता है ये वाला, कि ये रिएक्शन दे देगा, वो बैलेंस करो। कलर भी याद रखना है सबका। चलो
अब बात करते हैं हम, ये सब जितना एग्जाम्पल किसका है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का है। एग्जाम्पल लेते हैं पोटासियम क्लोरेट, इसका फार्मूला होता है KClO3, इसको बोलते हैं पोटासियम क्लोरेट बोलते हैं, पोटासियम क्लोरेट बोलते हैं। जब इसको हीट करेंगे तो ये बन जाता है KCl प्लस O2 गैस बाहर निकल जाता है। बाइस करो तो Ka गो Cl ऑक्सीजन 3 गो, यहाँ 2 गो है, तो 3 लगा दो, 3 दूने 6 हो गया, यहाँ 2 लगा दो, 3 दूने 6 हो गया। लेकिन पोटासियम भी 2 हो गया, Cl भी 2 हो गया, तो यहाँ 2 लगा दो, 2 पोटासियम 2 Cl, बैलेंस हो गया, लिख लो। जितना भी एग्जाम्पल दिए सब किसका था, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का था, कि हीट दिए तब बड़ा कंपाउंड छोटे छोटे कंपाउंड में टूटा। मतलब जब याद रखना बाबू, जब केमिकल रिएक्शंस होगा तो क्या क्या उसमें हो सकता है, तो याद रखना जब केमिकल रिएक्शन होगा तो हो सकता है उसमें कलर में चेंज आ जाए। और कलर में चेंज हो रहा है, देख रहा है तुम, कलर में चेंज होगा। अच्छा, कोई गैस बाहर भी निकलेगा, इवोल्यूशंस ऑफ गैस होगा। देखो तो यहाँ पे गैस बाहर निकल रहा है, इवोल्यूशंस ऑफ गैस होगा, गैस बाहर निकलेगा। पीपीटी जमेगा, कुछ जमेगा, जम भी रहा है, फॉर्मेशंस ऑफ पीपीटी, कुछ नीचे जमेगा। टेम्परेचर भी चेंज होगा, एंडो हो रहा है, एक्सो हो रहा है, मतलब चेंज इन टेम्परेचर भी हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर भी हो रहा है। अच्छा, स्टेट भी चेंज कर जाएगा, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बन जाएगा, मतलब स्टेट भी चेंज करेगा, स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट में भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बन जाएगा, लिख लो। तो पूछेगा ये बता केमिकल रिएक्शन होता है कौन कौन सा चीज़ होता है, बोलना सर कलर में चेंज हो सकता है, गैस बाहर निकल सकता है, स्टेट चेंज होगा, चेंज इन टेम्परेचर होगा, ठीक है, ये फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी कुछ नीचे जम जाएगा, देखो। अब बात करते हैं तुमको फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। जब फोटो देते हैं, लाइट देते, लाइट को बोलते हैं फोटोन बोलते हैं यार, तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखो, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो मतलब होता है लाइट, सिंपली समझो, फोटो मतलब क्या होता है, लाइट रे, फोटो मतलब फोटोन, और फोटोन कहाँ से निकलता है, लाइट से। तो यहाँ पर एक AgCl और AgBr का रिएक्शन होता है। मान लेते हैं कि AgCl को, सिल्वर क्लोराइड को जब हम लाइट दे देंगे, है ना, ये सिल्वर क्लोराइड जो होता है ये आपका वाइट सॉल्ट है, जब हीट करेंगे तो यहाँ चांदी बैठ जाएगा, ग्रे पीपीटी, चांदी कैसा होता है, ग्रे कलर का, और वहाँ Cl2 गैस क्या हो जाएगा, फुर्र से उड़ जाएगा, और Cl2 गैस कलर कैसा होता है, येलो कलर का। ठीक है, तो लाइट देने से हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। अच्छा, लैब में कैसे करोगे, एक डिस्क लेना लैब में, ये आपका डिस्क है, यहाँ रख देना क्या, AgCl रख देना, धूप में यहाँ पर क्या है, सन है, सन का जब लाइट इस पर पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ से क्या निकलेगा बता, क्लोरीन गैस बाहर निकलेगा, ये Cl2 गैस बाहर निकल जाएगा, Cl2 गैस बाहर निकल जाएगा यहाँ से, और आपका यहाँ पर क्या, ग्रे पीपीटी चांदी बन जाएगा। ठीक है, तो लिख लो, इसको बोलते हैं फोटोलाइटिक, क्योंकि लाइट देने के बाद ही रिएक्शन हुआ है ना, तो लिख लो।
चलो नेक्स्ट बात करते हैं, इसी का एक एग्जांपल लेते हैं। AgBr का भी सिल्वर ब्रोमाइड का भी होता है। तुम AgBr ले लेना, ये भी तरह वाइट सॉल्ट होता है। अगर इसमें लाइट दे देना तो ये तेरा Ag यहाँ आपका ग्रे PPT बन जाएगा। और ब्राउन फ्यूम Br2 होता है रेड ब्राउन फ्यूम, तो ये Br2 आपका गैस बाहर निकल जाएगा। कैसा कलर का होता है ये? रेड ब्राउन फ्यूम्स जो होगा बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ भी कर सकते हो इस तरह एक्टिविटी कि एक लेना चाइना डिस्क लेना, इस तरह से चाइना डिस्क है। यहाँ क्या रखना बता, AgBr रख देना, सिल्वर ब्रोमाइड जो आपका वाइट सॉल्ट होता है। धूप में रखो, धूप में क्या सन है, सन का रोशनी यहाँ पर जब आएगा, ये सन था, तो यहाँ क्या होता, ब्रोमीन गैस बाहर निकल जाएगा। ये Br2 गैस कैसा कलर का बाहर निकलेगा? रेड फ्यूम बाहर निकलेगा, रेड धुआं बाहर निकलेगा, रेड ब्राउन फ्यूम बाहर निकलेगा। रेड ब्राउन फ्यूम्स क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। और आपका यहाँ पर चांदी ग्रे कलर का चांदी नीचे बैठ जाएगा। लिख लो, इसको बैलेंस करो तो Br2 को यहाँ Br1 2 लगा दो, यहाँ Ag1 2 यहाँ भी लगा दो, बैलेंस हो गया। लिख लो। अब बात करते हैं इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में। अच्छा, AgBr, AgCl एंड AgBr, इसका यूज कहाँ होता है? आपका ब्लैक फोटोग्राफी प्लेट में इसका यूज होता है। नहीं, वाइट AgCl एंड AgBr आर यूज्ड इन AgCl and AgBr are used in white photographic plate, photographic plate are used in क्या, white photographic plate में इसका यूज होता है। किसका? AgCl and AgBr का। लिख सकते हो सिंपली, दिस रिएक्शंस आर यूज्ड इन वाइट फोटोग्राफिक प्लेट। TOI वाला फोटो। चलो नेक्स्ट लिखो, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है कि करंट देख के उसको बड़ा कंपाउंड को छोटे कंपाउंड में चेंज करना। जैसे वाटर को, H2O को जब हम करंट दे देंगे ना, तो आपका H2 गैस बाहर निकल जाएगा और आपका O2 गैस भी बाहर निकल जाएगा, दोनों गैस बाहर निकलेगा। H2 जो निकलेगा कैथोड से निकलेगा, कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव। O2 कहाँ से निकलेगा, एनोड से, एनोड कैसा होता है रे, पॉजिटिव। कैसे होगा देखो, पहले इसको लिख लो ना। देखो एक क्या लेना तुम बताओ, इस तरह से प्लास्टिक का मग लो, इस तरह से ये प्लास्टिक का मग है, इसमें तुम पानी भर दो और यहाँ पर दोनों छेद कर दो और छेद करने के बाद एक कार्बन का रोड लगा दो। एक कार्बन का रोड है, ग्रेफाइट रोड इसको बोलते हैं। और इसको क्या कर दो, बढ़िया से
लगा दो ताकि लगा देना कुछ, ताकि पानी बाहर ना निकले, है ना। उसके बाद क्या करो, टेस्ट ट्यूब को पलटा करके यहाँ रख दो इस तरह से, टेस्ट ट्यूब को पलटा करके इस तरह पलटा करके टेस्ट ट्यूब को रख दो, ठीक है। और दोनों क्या करो, करंट से जोड़ दो। मान नेगेटिव टर्मिनल, एक क्या पॉजिटिव टर्मिनल, और दोनों को हल्का क्या करो, टेस्ट ट्यूब को हल्का सा फोड़ देना यहाँ पर, इस तरह से फोड़ दिया तो यहाँ पर भी गैस बाहर निकलेगा, यहाँ से भी गैस क्या होगा रे बाबू, बाहर निकलेगा। अब तुम क्या करो, एक माचिस को जला लो और दोनों में से रखो, जिसमें आग तेज होगा तो समझ आना O2 गैस निकल रहा है, जिसमें माचिस को ऐसे रख रहे हैं अगर पुट पुट आवाज़ कर रहा है मतलब वहाँ क्या नहीं कर रहा है, हाइड्रोजन गैस। तो नेगेटिव हैगा, तो नेगेटिव में याद रखना हमेशा आपका इधर से यहाँ से आपका H2 गैस बाहर निकलेगा, और यहाँ आपका क्या पॉजिटिव है तो यहाँ से क्या निकलेगा, O2 गैस बाहर निकलेगा। यहाँ पर आग और तेज होगा और यहाँ क्या कुछ आवाज़ करेगा, पुट पट आवाज़ करेगा, मतलब H2 गैस बाहर निकलेगा। इसी बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो पानी डालें, पानी में करंट डालें, H2O2 अलग हो गया, तो बड़ा कंपाउंड छोटे छोटे कंपाउंड में टूट गया। कब, करंट डालने के बाद। तो लिख लो, तो ये समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन क्या बताओ, डबल डिस्प्लेसमेंट ना। तो लिखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखो, थोड़ा पानी पी लेते हैं। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो आयोनिक कंपाउंड अपना करस्पॉन्डिंग आयन क्या करता है, एक्सचेंज करता है। अच्छा, आयोनिक कंपाउंड क्या होता है, द कंपाउंड विच मेड बाय आयन। आयनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है, द कंपाउंड विच मेड बाय आयन। द कंपाउंड, शॉर्ट में लिखिए कंपाउंड, COMP शॉर्ट में, द कंपाउंड विच मेड बाय आयंस क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड। और आयोनिक कंपाउंड जो आयंस होता है दो तरह का होता है, तुमको मालूम है। कैटायन होता है और एनायन होता है। एनायन का मतलब नेगेटिव चार्ज, कैटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज किस पर होता है मालूम है तुमको, मेटल पर होता है ना। और नेगेटिव चार्ज कहाँ होता है बताओ, नॉन मेटल पर होता है, ठीक है। अब सुनो, तो दो, अच्छा इसमें और उसके बाद थोड़ा सा समझो स्प्रैंगली सॉल्ट क्या होता है, ताकि और समझ में आएगा। स्प्रैंगली सॉल्ट क्या होता है, वह सॉल्ट जो पानी में कम घुलता है उसको बोलते हैं स्प्रैंगली सॉल्ट। और उसी का पीपीटी बनता है, याद रखना। पीपीटी नीचे बैठना यार। कौन कौन होता है स्प्रैंगली सॉल्ट, याद रखना। AgCl, आपका AgBr, आपका AgI, आपका बेरियम सल्फेट, लीड क्लोराइड, लीड आयोडाइड। ये सब का कहीं भी सॉल्ट देखे तो इसका हमेशा क्या बनेगा, पीपीटी बनेगा। ये सब स्प्रैंगली सॉल्ट है, पानी में कम घुलता है, ठीक है, लिख लो। अब बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में।
तो इसका डिफिनेशन लिखो कि टू आयोनिक कंपाउंड exchange their corresponding ions are called, द बैलेंसिंग तुम लोग कर लेना एटम का, वो सब नहीं बता रहे हैं हम, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, लिख लो। अब रिएक्शन लिखते हैं, मिटाते हैं सबको। चलो, जैसे मान लेते हैं एक लिए NaCl किस फॉर्म में, एक्वास को मतलब पानी डाल दिए, अरे किसे टूट जाएगा बताओ, Na+Cl-। एक लिए हम लोग क्या, सिल्वर नाइट्रेट, ये भी किस फॉर्म में, एक्वास फॉर्म में, डालें पानी, क्या टूट जाएगा बताओ, Ag+ और क्या, Cl-। अब दोनों आयन क्या करेगा, कॉरस्पॉन्डिंग आयन एक्सचेंज करेगा, इसका प्लस, इसका माइनस, इसका माइनस, उसका प्लस, तो एक सॉल्ट ये बनेगा, एक सॉल्ट इसके बीच बनेगा, मतलब दो सॉल्ट बना, एक बना NaCl, NaCl का बना तरीके Ag+ और NO3 माइनस ना मेरे भाई, तो AgCl क्या बनेगा, NaNO3 बनेगा, एक बनेगा क्या, सोडियम नाइट्रेट, प्लस क्या बनेगा बताओ, AgCl बनेगा। अब किसका PPT बनेगा भाई, तो सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड क्या है आपका, स्प्रैंगली सॉल्ट है, तो इसका नीचे क्या होगा, PPT जम जाएगा, वाइट PPT, ये आपका वाइट PPT नीचे बैठ जाएगा, और ये सोडियम नाइट्रेट क्या होगा, वाटर में सोल्यूबल हो जाएगा, ये वाटर में क्या होगा, सोल्यूबल होगा, ये वाटर इनसोल्यूबल होगा, जिसका PPT बना। यही होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लैब में तुम कैसे करोगे, एक ले लेना ये बीकर, इसमें डाल दो नमक पानी घोल, ये कंटेनर है, ये आपका NaCl सॉल्यूशन यहाँ पर, ठीक है। दूसरा बिग कंटेनर ले लो, इसमें आपका सिल्वर नाइट्रेट है, सॉल्यूशन क्या है, AgNO3 है। अब दोनों क्या करो, AB को C में डाल दो, C कंटेनर में, तो यहाँ से जाएगा, तो इसके अंदर क्या क्या रहेगा बताओ, Na+ और Cl- रहेगा। अगर ये जाएगा तो इसके अंदर क्या जाएगा बताओ, Ag+ जाएगा, और क्या जाएगा, NO3- जाएगा। 4 आयन, 2 कैटायन, 2 एनायन, तो करस्पॉन्डिंग एक्सचेंज करेगा, इसका प्लस, इसका माइनस, तो क्या बनेगा, सोडियम नाइट्रेट सॉल्ट बनेगा, जो वाटर डिजॉल्व रहेगा। ये सोडियम नाइट्रेट सॉल्ट वाटर में डिजॉल्व है, और ये Ag+Cl- क्या बन जाएगा, AgCl, जो स्प्रैंगली सॉल्ट है आपका, वाइट PPT यहाँ क्या हो जाएगा, आपका नीचे बैठ जाएगा इस तरह से, वाइट PPT क्या होगा, AgCl का नीचे बैठ जाएगा। लिख लो, इसी बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दो आयनिक कंपाउंड करस्पॉन्डिंग आयन एक्सचेंज करेगा, दो सॉल्ट बनाएगा, एक वाटर सोलेबल और एक स्प्रैंगली सॉल्ट, जो नीचे बैठ जाएगा। कौन कौन स्प्रैंगली सॉल्ट होता है, AgCl, AgBr, आपका लीड नाइट्रेट, लीड आयोडाइड, लीड क्लोराइड, ये सब का जो भी सॉल्ट बनेगा हमेशा पानी के नीचे बैठ जाएगा। चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जितना एग्जाम्पल लो ना यार, एग्जाम्पल लेने में क्या है। जैसे मान दूसरा लिए एक्वास लीड नाइट्रेट, PbNO3, ये एक्वास को फॉर्म में पानी डाला हुआ। दूसरा ले लिया हम लोग पोटासियम आयोडाइड, Ki, ये भी किस फॉर्म में, एक्वास फॉर्म में। ठीक, क्या टूट जाएगा बताओ, K+ और क्या रे बाबू, I- में, ये टूटे किसे बताओ, Pb+2 और NO3-। ये Pb का वैलेंसी कितना होता है रे, 2, और नाइट्रेट का वैलेंसी कितना, 1, तब ने बना था ये Pb नाइट्रेट बना था। तो अब इसका प्लस, इसका माइनस, इसका माइनस, इसका प्लस, तो तुमको देखो तो Pb का वैलेंसी कितना है, 2 है,
I का वैलेंसी 1, तो क्या सॉल्ट बनेगा बताओ? PbI2 बनेगा, और K का वैलेंसी 1 और इसका भी वैलेंसी 1, तो क्या बनेगा? KNO3 बनेगा। तो आपका एक सॉल्ट बनेगा पोटासियम नाइट्रेट, जो आपका वाटर में क्या रहेगा? सोल्यूबल रहेगा। इसका PPT तो बनेगा नहीं, लेकिन देखो तो लीड आयोडाइड PbI2 क्या स्प्रैंगली सॉल्ट है। ये आपका यहाँ पर येलो PPT नीचे बैठ जाएगा। आपका येलो PPT नीचे बैठ जाए, क्यों? क्योंकि आपका स्प्रैंगली सॉल्ट है। लिखो, चलो तीसरा एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है। मान ले लिए बेरियम क्लोराइड BaCl2 किस फॉर्म में? एक्वस फॉर्म में। एक ले लिए सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये भी किस फॉर्म में? एक्वस का मतलब पानी डाला हुआ है। ये किसमें टूटेगा बता तो? देखो तुमको सोडियम का वैलेंसी बाबू 1 होता है, सल्फेट का 2, तो टूटे किसमें बता तो? टूटेगा क्या? Na+ और सल्फेट का वैलेंसी 2 -2। ये टूटेगा किस में बताओ? Ba+2 और Cl-, क्यों कि बेरिंग वैलेंसी 2 होता है, Cl का 1 होता है। बेरियम मेटल है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, Cl नॉन मेटल गेन कर रहा है। तो अब देखो तो इसका प्लस, इसका माइनस, और इसका माइनस, उसका प्लस, तो क्या बन जाएगा बता तो? एक बनेगा NaCl बनेगा, और एक बनेगा बेरियम सल्फेट। अब तुम बता किसका बनेगा PPT? तो बेरियम सल्फेट क्या स्प्रैंगली सॉल्ट है, नीचे क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा। तो बाबू इसका आपका वाइट PPT बनेगा इसका नीचे। और ये आपका जो होगा वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये स्प्रैंगली सॉल्ट नहीं है, वाटर में क्या रहेगा बताओ? सोल्यूबल रहेगा। तो इस तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया। अभी तक क्या क्या बता दें? कॉम्बिनेशंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिकम्पोजिशंस क्या है, और डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है। लिख लो। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। लिखो, चलो आगे बात करते हैं अब ऑक्सीडेशंस एंड रिडक्शंस रिएक्शंस। चलो, तुम लोग को वीडियो अच्छा लगता होगा, सबको देख फॉरवर्ड करो, कॉपरेट करो एक बार, ठीक है, ताकि मेरा भी थोड़ा चैनल चले, ठीक है। जरूर कुछ ना कुछ समझ में आएगा जो हम बता रहे हैं, ऐसा बात नहीं कि बिल्कुल समझ नहीं आता होगा, है ना। चलो, तो अब लिखते हैं हम लोग ऑक्सीडेशंस एंड रिडक्शंस रिएक्शंस। ऑक्सीडेशंस एंड रिडक्शंस रिएक्शंस, ठीक है। पहले ऑक्सीडेशंस क्या होते हैं, रिडक्शंस क्या होते हैं, ये बताएंगे, तब बताएंगे रिडॉक्स रिएक्शन क्या है। तो पहले हेडिंग दो, ऑक्सीडेशंस किसको कहते हैं? ऑक्सीडेशंस रिएक्शंस। तो कहा जाता है कि ऑक्सीडेशंस इज अ प्रोसेस इन विच एडिशंस ऑफ ऑक्सीजन या तो एडिशंस ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दोनों में कोई एक हो तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। या तो ऑक्सीजन जुड़े या तो हाइड्रोजन निकले, है ना। तो ऑक्सीडेशन का डिफाइन लिखो, ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस, आराम से पढ़ा रहे हैं, हड़बड़ हड़बड़ नहीं पढ़ा रहे हैं, कुछ ना कुछ जरूर समझ में आएगा। ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस in which number 1 एडिशंस ऑफ ऑक्सीजन हो, ठीक है, EN, या तो क्या बाबू रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दोनों में कोई एक हो, दोनों नहीं हो, दोनों में कोई एक हो, रिमूवल ऑफ क्या बाबू हाइड्रोजन मतलब H2,
उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल लिखो, जैसे मान लीजिए PbO है, इसको जैसे किससे करवा दिए, मान लेते हैं या दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए CuO है प्लस H2 है, ये बन गया, मान लेते क्या Cu बना प्लस क्या बना H2O। देखो तो यहाँ पर H2 अकेले है, क्या बन गया बता, H2O बना। तो हुआ क्या दोनों में, जिसकी इससे कंपेयर करें वही देखना। तो ये H2 क्या बन गया, H2O बना, मतलब ऑक्सीजन जुड़ गया। मतलब यहाँ पर क्या बता, एडिशंस ऑफ ऑक्सीजन हुआ, एडिशंस ऑफ ऑक्सीजन। और जहाँ ऑक्सीजन जुड़ेगा उसको क्या बोलते हैं बाबू, ऑक्सीडेशन बोलते। लिखो, चलो और बताते हैं, इसको मिटाते हैं ना। इसे एग्जाम्पल लिखते हैं, मान लेते, सुनो, ये जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, मान ले क्या बन गया, जिंक प्लस क्या बन गया बता, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये कार्बन क्या सिंगल है, ये क्या बन गया CO बन गया। तो क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ। मतलब यहाँ क्या बता, आपका एडिशंस ऑफ क्या बता, ऑक्सीजन हुआ। मतलब यहाँ पर भी क्या हुआ, ऑक्सीडेशंस हुआ। कोई दिक्कत। और एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लेते हैं H2S, इसका नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसका स्मेल सड़ा हुआ अंडा जैसा होता है, रोटेड एग, रोटेन एग, सड़ा हुआ अंडा जैसा होता है। जब इसको क्लोरीन से रिएक्शन करवाते हैं तो ये बनता है S प्लस क्या HCl। अब यहाँ देखो तो H2S से क्या बन रहा, S बना। मतलब हाइड्रोजन क्या हुआ, लॉस हुआ, मतलब रिमूवल हुआ। रिमूवल ऑफ क्या हुआ, हाइड्रोजन। तो उसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। या तो ऑक्सीजन जुड़े या तो हाइड्रोजन हटे, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। लिखो, चलो अब बात करते हैं रिडक्शंस के बारे में। तो ऑक्सीडेशन का उल्टा क्या है, रिडक्शन से। तो हेडिंग दो, रिडक्शंस क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन का उल्टा इसमें क्या, रिडक्शंस इज अ प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन का उल्टा रिडक्शन। तो लिखो, रिडक्शंस इज अ प्रोसेस, reductions is a process in which नंबर A पॉइंट ऑक्सीडेशन का उल्टा हो जाएगा। अब एडिशंस ऑफ क्या होगा बाबू, हाइड्रोजन होगा। और दूसरा क्या होगा बाबू, बोलो रे बाबू, रिमूवल ऑफ क्या होगा बताओ, ऑक्सीजन होगा, है ना। एग्जाम्पल उसी सब एग्जाम्पल रिपीट करते हैं। जैसे मान ले, अब देखो H2S से प्लस Cl2, ये क्या बन गया, S प्लस क्या बन गया HCl। देखो इसकी भी देखो, Cl2 से HCl क्या हुआ, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। मीन्स क्या हो रहा है बता, यहाँ पर एडिशंस ऑफ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन हो रहा है। और हाइड्रोजन का जोड़ना क्या बोलते हैं बताओ, रिडक्शन बोलते हैं। या तो हाइड्रोजन जुड़े या तो ऑक्सीजन बाहर निकले, है ना। दूसरा एग्जांपल लिखो, जैसे मान लो देखो, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, ये क्या बन गया, Zn प्लस क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ देखो तो जिंक ऑक्साइड क्या बना, जिंक बना। हुआ क्या, ऑक्सीजन रिमूव हुआ। मतलब यहाँ क्या बता, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ। और ऑक्सीजन को हटना की क्या बोलते हैं हम लोग, रिडक्शंस बोलते हैं। तो आई थिंक तुम लोग समझ में आ गया कि ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, रिडक्शन किसको कहते हैं।
अब बात करते रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। लिखो चलो रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में देखो। रिडॉक्स रिएक्शंस, जिस रिएक्शन में एक साथ साइमल्टेनियसली एक साथ ऑक्सीडेशंस भी हो और रिडक्शंस भी हो, उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन। एक साथ ऑक्सीडेशंस भी और रिडक्शन, द रिएक्शन इन विच साइमल्टेनियसली टेक्स प्लेस क्या, ऑक्सीडेशंस एंड रिडक्शंस इज कॉल्ड क्या, रिडॉक्स रिएक्शन। तो लिख लो द रिएक्शंस इन विच द reactions in which oxidation and reduction takes place simultaneously। simultaneously मतलब एक साथ, takes place simultaneously is called redox reaction। ठीक है, एग्जाम्पल देखो। देखो तो ये H2S है प्लस Cl2, ये क्या बनता है देखो तो, ये सल्फर प्लस क्या बन रहा है HCl। देखो तो यहाँ Cl2 से क्या बन रहा है HCl, मतलब यहाँ क्या हो रहा है, एडिशंस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। और यहाँ देखो तो H2S से क्या बन रहा है, S बन रहा है। क्या हो रहा है, हाइड्रोजन हट रहा है, मतलब यहाँ क्या हो रहा है बताओ, रिमूवल ऑफ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन हो रहा है, मीन्स क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो एक साथ रिडक्शंस भी हो, एक साथ ऑक्सीडेशंस भी हो, उसको बोलते रिडॉक्स रिएक्शन। लिखो एग्जांपल। लिख रहा है ना, लिखो, मिटाते हैं और एग्जांपल देते हैं। तो देखो तो मान लेते हैं ये लीड ऑक्साइड है PbO, और मान ले कार्बन है, क्या बन गया बता तो, ये Pb प्लस क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। तो PbO से क्या बना Pb, मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन का लॉस हुआ या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ। रिमूवल ऑफ क्या बता, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को हटना क्या बोलते हैं भाई, रिडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ क्या होता, रिडक्शंस हुआ। अब C से क्या हुआ CO, माने क्या जुड़ा, ऑक्सीजन जुड़ गया, मतलब यहाँ क्या होता, एडिशंस ऑफ ऑक्सीजन हुआ। एडिशंस ऑफ क्या होता, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जुड़ा, मतलब यहाँ क्या होता, ऑक्सीडेशन हुआ। लिख लो। अच्छा, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं, याद रखना, जहाँ पर रिडक्शंस होता है, रिडक्शंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट तो याद रखना, जहाँ ऑक्सीडेशन होता है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, याद रखना। रिडक्शंस को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग को रिडक्शंस को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशंस को रिड्यूसिंग एजेंट।
इसको लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रिडक्शंस और रिड्यूसिंग एजेंट को ऑक्सीडेशंस। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखो तो थोड़ा सा, जैसे देखो तो ये रिएक्शन कैसे हुआ होगा, देखो तो बाबू ये क्या हुआ होगा, पीबी जो होगा पहले, ये पीबीओ था, लीड ऑक्साइड था, क्या बना, ये पीबी बना होगा और एक ऑक्सीजन बाहर निकाला। तो एक ऑक्सीजन जब एटम के फॉर्म में होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग, मतलब नेसेंट ऑक्सीजन। क्या उसको बोलते हैं हम लोग, नेसेंट ऑक्सीजन, NaSCENT। नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब कुछ नहीं होता है, ऑक्सीजन रहेगा एटम के फॉर्म में, मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं, उसको लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन देता है, ये PbO से क्या बना, पीबी बना, मतलब क्या हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ। और जो ऑक्सीजन का लॉस करता है उसको क्या बोलते हैं बाबू, रिडक्शन बोलते हैं। और इसने क्या किया, नेसेंट ऑक्सीजन दिया, तो यही तो नेसेंट ऑक्सीजन दिया, इसी तो बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो नेसेंट ऑक्सीजन देता है उसी हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब वही तरह के रिडक्शंस हुआ। दूसरा मान लो कार्बन था, एक कार्बन क्या करेगा, इस नेसेंट ऑक्सीजन को ले लेगा और क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ देखो C से क्या बन गया, CO बना, मतलब ये क्या होता, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या बोलते हैं बताओ, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। और जो नेसेंट ऑक्सीजन को ले छोड़ता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो लेता है मतलब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन क्या करता है, जो गेन करता है, नेसेंट क्या कर दिया, गेन किया, उसको बोलते हैं हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या किया, कार्बन नेसेंट को गेन किया, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब ऑक्सीडेशन। तो इसलिए वह बता रहे थे जहाँ ऑक्सीडेशन होगा उसको बोलते रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, और जहाँ रिडक्शन होगा उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। लिख लो, ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या किया बता, गेन किया। यहाँ पर ये कार्बन ने क्या किया, इसको गेन कर लिया, तो क्या बोले, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, कार्बन को ले लिया नेसेंट ऑक्सीजन को। चलो और एग्जांपल बताते तो और समझ में आएगा। जैसे देखो तो इसको पूरा मिटाते हैं, देखो जिसे मान लेते हैं बाबू, ये जिंक ऑक्साइड था, पहले क्या करेगा बताओ, Zn में जाएगा, यहाँ एक क्या कर, नेसेंट ऑक्सीजन लॉस कर, नेसेंट का मतलब ऑक्सीजन एटम के फॉर्म में रहेगा, मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं। देखो तो जिंक ऑक्साइड कहाँ जा रहा है, जिंक में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब यहाँ क्या बता रहे बाबू, रिमूवल ऑफ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हो रहा है। और जब ऑक्सीजन का हटना क्या बोलते हैं हम लोग, रिडक्शन बोलते हैं। और ये क्या कर रहा है, नेसेंट ऑक्सीजन को छोड़ रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। अब ये देखो, ये कार्बन है, ये क्या करेगा, मान लेते इस नेसेंट ऑक्सीजन को ले लेगा और क्या बन जाएगा बता, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। ये कार्बन से क्या बनना, ऑक्सीजन गेन कर लिया, CO बन गया, मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, या गेन हुआ, या तो बोल सकते हैं एडिशंस हुआ। देखो ये कार्बन था, कार्बन से क्या बन गया, CO बन गया, मतलब एडिशंस ऑफ क्या हुआ, ऑक्सीजन हुआ। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और जो नेसेंट ऑक्सीजन गेन करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, जो नेसेंट ऑक्सीजन देगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो लेगा रिड्यूसिंग एजेंट। लिख लो, उस तरह हाइड्रोजन कैसे बताते हैं थोड़ा सा। ये देखो तो यहाँ पर
देखो ये आपका H2S था, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये क्या किया होगा, सल्फर प्लस 2 नेशन हाइड्रोजन में चेंज हुआ, मतलब नेशन का मतलब वो एटम के फॉर्म में रहेगा, मोलिक्यूल के फॉर्म में नहीं रहेगा। देखो तो ये H क्या है, एटम के फॉर्म में है, तो ये H2S से क्या बना, S बना, मतलब क्या किया बताओ, ये लॉस ऑफ क्या किया, हाइड्रोजन। और जहाँ हाइड्रोजन लॉस होता है बाबू, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। उसने क्या किया, जहाँ ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट भी हुआ, जो नेसेंट हाइड्रोजन को देगा रिड्यूसिंग एजेंट, जो नेसेंट ऑक्सीजन को देगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, इट गिव्स क्या, नेसेंट हाइड्रोजन। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है इट गिव्स नेसेंट ऑक्सीजन, इट गिव्स नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ हाइड्रोजन लॉस हुआ मतलब ऑक्सीडेशन हुआ, और उसी क्या बोले, रिड्यूसिंग एजेंट बोले, क्यों, नेसेंट हाइड्रोजन दिया। अब दूसरा क्या होगा, देखो मान लेते हैं क्लोरीन होगा, एक क्लोरीन क्या करेगा, नेसेंट हाइड्रोजन को ले लेगा, मान ले क्या बन गया, HCl बन गया। देखो तो Cl2 से HCl में चेंज हुआ, मतलब क्या हुआ, एडिशंस ऑफ हाइड्रोजन हुआ, एडिशंस ऑफ हाइड्रोजन हुआ। जहाँ हाइड्रोजन का क्या होना, ऐड होना, क्या बोलते हैं, रिडक्शंस हुआ। और रिडक्शंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि ये क्या किया, नेसेंट हाइड्रोजन क्या कर लिया, गेन कर लिया। ऑक्सीडाइजिंग क्यों बोले, क्योंकि क्या किया बताओ, गेन ऑफ क्या किया बताओ, नेसेंट हाइड्रोजन। लिख लो, समझ में आ गया। जहाँ रिडक्शन उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जहाँ ऑक्सीडेशन उसको क्या बोले, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। सिंपल से बात, लिख लो। चलो अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं और रिडक्शन किसको कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक तो ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट था कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में ऑक्सीडेशन किसको बोलेंगे, रिडक्शन किसको बोलेंगे। हेडिंग दो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस। तो जो भी मेटल अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, लॉस करता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और जो गेन करेगा उसको रिडक्शन। और कभी याद रखना, मेटल हमेशा वैलेंस को लॉस करता है। और याद रखना, तुमको मालूम है कि रूम टेम्परेचर जो मेटल होते हैं उसकी फॉर्म में होते हैं, सॉलिड के फॉर्म में, एक्सेप्ट मरकरी, कि मरकरी भी मेटल है लेकिन रूम टेम्परेचर किस फॉर्म में होता है, लिक्विड के फॉर्म में। रूम टेम्परेचर बोले तो 25 डिग्री सेल्सियस है ना। तो मान ले अभी सोडियम है, अभी रूम टेम्परेचर किस फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में है। जब सॉलिड के फॉर्म में होगा, जब लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ होगा, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा, मतलब उसके मात्रा पर चार्ज 0 होगा। अब इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। कितना लिखते हैं हम लोग, 281 इसका क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जब मेटल अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो सॉलिड्स क्या बन जाता है, एक्वस, और जितना लूज करेगा उतना उसका माथा पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और उसने एक इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 ई माइनस का मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, माइनस होता है। तो यह लॉस किया, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो उसी को बोलते हैं बाबू ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान लो मैग्नीशियम है, किस फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, 0 होगा, ना लॉस ना गेन किया है। इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। क्या लिखेंगे हम लोग, 2
2A22 इसका वाइलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो जब मेटल अपना वाइलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो सॉलिड्स क्या बन जाता है, एक्वस। तो लूज कर देगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा वो। तो लूज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो उसका जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना उसके माथा पर पॉजिटिव चार्ज होगा, 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया। सॉलिड्स क्या बन गया बता, एक्वस। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इसको भी बोलेंगे क्या, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो जो लॉस करेगा उसको ऑक्सीडेशन, और जो गेन करेगा उसको बोलते हैं क्या, रिडक्शंस बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं ये क्लोरीन, इसका 17 होता है, कितना लिखते हैं 287। तुमको मालूम है जिसका वाइलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होता है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, वो मेटल कहलाता है। और जिसका वाइलेंस इलेक्ट्रॉन 4 5 6 7 होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, वो क्या कहलाता है, नॉन मेटल कहलाता है। तो 7 है, ये चाहेगा इसका अपना वाइलेंस इलेक्ट्रॉन कितना करना, 8 करना चाहेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन कर लेगा। जितना गेन करेगा उतना उसका माथा पर माइनस होगा, तो Cl पर चार्ज कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसके यहाँ क्या किया बताओ, गेन ऑफ क्या किया, इलेक्ट्रॉन किया। तो इलेक्ट्रॉन का गेन करना मतलब क्या कहलाया बताइए, रिडक्शन कहलाया। मान लेते हैं ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक नंबर 8 है, कितना लेते हैं 2 6 वाइलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसका वाइलेंस 3 से ज़्यादा वो गेन करेगा। और गेन कर कितना करेगा, ताकि उसका वाइलेंस कितना हो जाए, 8 हो जाए, 2 गेन करेगा, 2 गेन कर लेगा तो O पर चार्ज कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यहाँ भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ भी क्या कहलाया बता बाबू, रिडक्शन कहलाया। तो इलेक्ट्रॉन लॉस करना मतलब ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन गेन करना मतलब रिडक्शन। लिखो 12:30। चलो अब एक चीज़ आप बताते हैं, जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं बाबू, सब आपका रेडॉक्स रिएक्शन शो करता है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीडेशंस भी होता है और रिडक्शंस भी होते हैं। जैसे मान ले NaCl का फॉर्मेशन, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन, सब में क्या रिडॉक्स रिएक्शन है, लॉस भी और गेन भी। देखो तो अगर NaCl बना तो ये सोडियम पहले क्या किया होगा, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, अभी सॉलिड के फॉर्म में इसका ऑक्सीडेशन 0 है, ना लॉस किया है ना गेन किया, 0 है। कितना होगा 281, 1 इसका वाइलेंस है, जिसका वाइलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 लॉस करता है, मेटल कहलाता है, ये लॉस करेगा। क्या बताओ, ये Na प्लस हो जाएगा, एक लॉस किया, अब मेटल लॉस करेगा तो सॉलिड्स क्या बन जाता है, एक्वस फॉर्म में, एक लॉस कर दिया तो क्या कहलाया, ऑक्सीडेशन कहलाया। अब मान ले क्लोरीन है, तो क्लोरीन Cl है, कितना होता है 17 होता है, क्या लिखेंगे 287, 7 वाइलेंस से एक लेना चाहेगा, जो लॉस किया क्या करेगा, ये गेन कर लेगा, क्या बन जाएगा Cl माइनस बन जाएगा। तो ये क्या कहलाए, गेन किया मतलब क्या कहलाए बताओ, रिडक्शन हुआ। अब दोनों को जोड़ दो तो बाबू ये कट गया है ना, तो क्या बना देखो तो Na 0 मतलब ना लॉस ना गेन किया है, Cl ना यहाँ भी लॉस ना गेन किया मतलब 0 है, यहाँ भी 0 है Cl। और याद रखना जितने भी जैसे क्लोरीन जो होते हैं ये Cl2 मोलिक्यूल्स के फॉर्म में होते हैं, O जो होते हैं O2 के फॉर्म में होते हैं, H जो होते हैं H2 के फॉर्म में होते हैं, N जो होते हैं वो N2 के फॉर्म में होते हैं। तो बाबू ये Cl है, तो अगर Cl2 के फॉर्म में लिखेंगे, अगर इसको मान ले Cl2 के फॉर्म में लिखेंगे तो कितना कर देंगे, यहाँ 1/2 कर देंगे तब ना एक Cl आएगा। तो इसका कितना भी 0 है, ना लॉस ना गेन किया है। अब क्या होगा देखो तो, अब देखो ये जोड़ रहे हैं Na0 Cl0, क्योंकि Cl मोलिक्यूल्स के फॉर्म में होते हैं, Cl2 करके 1/2 कर दिए। चलो अब ये क्या प्लस माइनस है, तो क्या हो जाएगा Na पर प्लस Cl पर माइनस। देखो तो 0 से कहाँ जा रहा है, प्लस में जा रहा है, तो जहाँ चार्ज बढ़ेगा वहाँ ऑक्सीडेशंस होगा, और जहाँ चार्ज घटेगा वहाँ रिडक्शंस होगा। तो यहाँ चार्ज बढ़ रहा है मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ होगा, यहाँ चार्ज बढ़ रहा है
मतलब वहाँ क्या बताओ ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, लॉस ऑफ क्या होगा बताओ इलेक्ट्रॉन हुआ। देखो तो यहाँ चार्ज जीरो है और चार्ज कितना होगा माइनस माइनस घट गया, मतलब यहाँ क्या बताओ चार्ज, इसका मतलब घटना, मतलब इसका मतलब यहाँ क्या होता है रिडक्शंस हुआ है, मतलब यहाँ पर क्या होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। मतलब तो जितने भी आयन जहाँ लॉस ऑफ, जहाँ ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी, उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। जितने भी आयनिक कंपाउंड बनता है वहाँ रिडॉक्स रिएक्शन होता है, वहाँ ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। लिखो और एग्जांपल देते तो समझ में आएगा बेटर तरीके से। जैसे देखते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेते हैं एग्जांपल, उसके बाद पढ़ा देते हैं थोड़ा सा और आधा घंटा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा पूरा पूरी। देखो जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड में लिए तो मैग्नीशियम किस फॉर्म में, अभी सॉलिड के फॉर्म में, ना लॉस किया ना गेन किया तो इसका ऑक्सीडेशन जीरो होगा। और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो क्या लिखते बताओ 282, इसका वायलेंस है, जिसका वायलेंस 1 2 3 होता है, लॉस करता है मतलब मेटल कहलाता है। लॉस करना मतलब ऑक्सीडेशन, तो लॉस कर देगा, जब लॉस करेगा सॉलिड्स क्या बन जाएगा एक्वस बन जाएगा। तो Mg जितना लॉस करेगा उतना मात्रा और पॉजिटिव चार्ज, ये एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो ये क्या कहला है बाबू बताओ, क्या कहला है बोलो ना यार, ऑक्सीडेशन कहला है। यहाँ देखो ऑक्सीजन है, इसका कितना होता है एटॉमिक नंबर 8, कितना लिखते हैं 2 6, इसका वायलेंस इलेक्ट्रॉन 3 से ज़्यादा हो तो गेन करता है, कितना 6 है तो 8 होने पर कितना गेन करेगा 3 गेन करेगा, सॉरी 2 गेन करेगा, 6 है 2 गेन करेगा, जितना लॉस किया गेन ये ले लेगा तो चार्ज कितना हो जाएगा माइनस, जितना लेगा उतना माइनस होगा तो -2 चार्ज होगा, मतलब ये गेन किया, मतलब ये क्या कहला है बताओ रिडक्शन कहलाया। अब दोनों को जोड़ दो तो ये कट गया, जोड़ो तो क्या होगा बताओ Mg पर चार्ज जीरो सॉलिड के फॉर्म में। याद रखना ऑक्सीजन भी O2 के फॉर्म में होता है, तो अगर इसको O2 के फॉर्म दिखा दिए तो यहाँ एक ही ऑक्सीजन क्या करें इसको 1/2 कर देते हैं, इसका भी कुछ नहीं मतलब लॉस गेन नहीं किया, इसका भी कितना होगा चार्ज जीरो होगा। अब इसको जोड़ दो तो बता क्या हो जाए बता, तो Mg पर +2 O पर -2, सिंपली क्या बन जाएगा बताइए MgO बना, ठीक है। देखो तो यहाँ जीरो से कहाँ जा रहा है बताओ +2, मतलब चार्ज बढ़ रहा है, और जहाँ चार्ज बढ़ेगा वो ऑक्सीडेशन होगा, मतलब यहाँ चार्ज जो है बढ़ रहा है, मतलब यहाँ क्या बताओ ऑक्सीडेशन हुआ हो, ऑक्सीडेशन है मतलब वहाँ क्या बताओ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ देखो तो जीरो से कहाँ जा रहा बताओ -2 में, मतलब चार्ज घट रहा है, और जहाँ चार्ज घटेगा बाबू वहाँ क्या होगा रिडक्शन होगा, मतलब वहाँ क्या होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो इसको भी बोले रिडॉक्स रिएक्शन। देखो रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, जितने भी आयनिक कंपाउंड है वो सभी क्या होते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, क्यों लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। लिखो अब बात करते हैं कोरिजन के बारे में। चलो अब बात करते हैं कोरोजन ऑफ मेटल के बारे में। कोरोजन ऑफ मेटल, सबसे पहले बात करते हैं इसमें आयरन के बारे में। और आयरन में कोरोजन लगना को बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या बोलते हैं बाबू रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन में कोरोजन लगना क्या बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। आखिर बताओ आयरन में सबसे ज़्यादा कोरोजन क्यों लगता है, कि आयरन का जो सरफेस होता है ना वो
रफनेस होता है। मान लीजिए ये लोहा है, ये लोहा है, ये आयरन है, तो उसका सरफेस थोड़ा सा उबड़ खाबड़ होता है, सरफ स्मूथ नहीं होता है, रफनेस होता है। और ये तेरा पास एटमॉस्फेयर है, तुमको मालूम है कि एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी होता है, तो क्या कहता है ह्यूमिडिटी का वाटर ड्रॉपलेट्स इस आयरन के सरफेस पर यहाँ बैठ जाता है, वाटर ड्रॉपलेट्स। और वाटर ड्रॉपलेट्स बैठ गया और यहाँ पर क्या है देखो, ऑक्सीजन भी है, O2 भी है। ये आयरन, ये वाटर ड्रॉपलेट्स आयरन और ऑक्सीजन क्या करता है, आपस में रिएक्शन कर जाता है और लोहा के ये आयरन का जो सरफेस है उस सरफेस पर एक ब्राउन लेयर चढ़ जाता है। ये ब्राउन लेयर चढ़ जाता है, ये ब्राउन लेयर एक चढ़ जाएगा और उसी को बोलते हैं क्या, रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। तो लोहे में जंग ज़्यादा क्यों लगता है भाई, लोहा का सरफेस जो होता है रफनेस होता है, वाटर का ड्रॉपलेट वहाँ क्या होता है, बैठ जाता है, ऑक्सीजन से क्या करता है, रिएक्ट करके लोहा के ऊपर में क्या करता है, ब्राउन लेयर डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है। और अच्छा लोहा में जंग कब लगेगा, जब एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहे। तो कब होता है, बरसात के समय में। बरसात में जंग जल्दी लगता है लोहा में, ठंडा में देर से लगता है, गर्मी में और देर से लगता है, क्योंकि जंग लगने के लिए मेन ह्यूमिडिटी। अगर नमी रहेगा एटमॉस्फेयर में तो लोहा में जंग बहुत जल्दी लगे, क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट जल्दी वहाँ बैठ जाता है। चलो, तो इसका रिएक्शंस क्या होता है, तो सुनो पहले कि मान लीजिए आयरन का सिंबल होता है बाबू Fe, सॉलिड के फॉर्म में है। ये ऑक्सीजन लिया एटमॉस्फेयर से और x मोल ऑफ वाटर भी कहाँ लिया, एटमॉस्फेयर से लिया। बरसात में x का वैल्यू ज़्यादा होगा, ठंडा में मीडियम होगा, गर्मी बहुत कम होगा, इसलिए गर्मी में रस्टिंग कम लगता है। और आयरन के ऊपर एक ब्राउन लेयर जो कवर चढ़ता है उसका फार्मूला होता है Fe2O3 × XH2O। यही आपका ब्राउन लेयर का चढ़ जाता है। इसका नाम है फेरिक, को भी कंपाउंड के साथ वाटर प्रेजेंट है उसको बोलते हैं हाइड्रेटेड, तो इसका नाम है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड जो आपका रेड ब्राउन लेयर है, किसके ऊपर, लोहा के ऊपर। अच्छा तुमको मालूम है कि आयरन का जो वैलेंसी है अगर 2 होता है तो उसको फेरस बोलते हैं, और आयरन जब Fe जब 3 लूज करता है तो क्या बोलते हैं, फेरिक बोलते हैं। तो यहाँ आयरन 3 लूज किया है, आयरन का वैलेंसी यहाँ पर बाबू 3 है और तुमको मालूम ऑक्सीजन वैलेंसी 2 होता है, तो आपका क्या बन जाएगा बताओ, Fe2O3 मतलब फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, तो लोहा में जंग लग गया। अब सुनो, जब लोहा में जंग लग जाता है, सुनो मान लो लोहा में जंग लग गया, इस तरह से लोहा की ऊपरी परत में जंग लग गया, इसके ऊपर बैठ गया। हम फिर क्या करेंगे, इसको सैंड पेपर से क्या करेंगे, साफ़ कर देंगे। सैंड पेपर से साफ़ कर दिए, सैंड पेपर साफ़ कर दिए, फिर लोहा साफ़ कर दिए, फिर लोहा थोड़ा सा साफ़ हो गया, चमकने लगा, उसके लोहा का पार्टिकल थोड़ा गायब हो गया। फिर कुछ देर के बाद एटमॉस्फेयर खुला छोड़ देंगे तो फिर भाई जंग लग जाएगा। फिर सैंड पेपर से साफ़ करेंगे, कुछ लोहा का पार्टिकल भी चल जाएगा, मतलब धीरे धीरे लोहा पतला होने लगेगा। फिर पतला हो गया लोहा, फिर यहाँ जंग लग जाएगा। फिर सैंड पेपर से साफ़ करेंगे तो लोहा और पतला हो जाएगा, फिर जंग लग जाएगा। फिर धीरे धीरे लोहा क्या बहुत पतला हो जाएगा, पतला हो जाएगा, मतलब लोहा को पार्टिकल क्या करता है, कोरोजन रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्ट क्या करता है, खाने लगता है, और लोहा मोटा से पतला हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। अच्छा लोहे में जंग लगना का स्पेशल नाम क्या, रस्टिंग ऑफ आयरन है। अच्छा इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं ताकि जंग देर से लगे, जल्दी लगे ना, प्रिवेंट बचाओ। तो सबसे ग्रीस लगा दो लोहे के सरफेस में, ग्रीस लगा देंगे तो वाटर ड्रॉपलेट वहाँ बैठेगा नहीं, फिसल के नीचे आ जाएगा, तो रस्टिंग नहीं लगेगा। या तो पेंट कर दो, सिल्वर का कोटिंग कर दो या जिंक का कोटिंग कर दो,
तो पेंट कर देने से क्या होगा, आपका लोहा के सरफेस स्मूथ हो जाएगा, पानी की ड्रॉपलेट वहाँ बैठेगा नहीं तो रस्टिंग लगेगा नहीं। तो याद रखना, जिंक का अगर कवरिंग चढ़ा देते हैं लोहे के ऊपर तो उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। पूछता है कि गैल्वेनाइजेशन किसको बोलते हैं, तो अगर जिंक का लेयर लोहे के ऊपर चढ़ा देना क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। तो स्मूथ हो जाएगा उसका सरफेस, जल्दी जंग नहीं लगे, क्यों, वाटर ड्रॉपलेट वहाँ नहीं बैठेगा। चलो अच्छा, चांदी पर भी जंग लगता है, लेकिन चांदी का जंग लगना को रस्टिंग ऑफ जिंक सिल्वर नहीं बोलेंगे, लोहे में जंग लगना को रस्टिंग बोलेंगे। चांदी में जंग लगना उसे कोरोजन बोलेंगे, कॉपर में जंग लगना उसको भी कोरोजन बोलेंगे, रस्टिंग नहीं बोलेंगे। सिर्फ लोहा में जंग लगना को रस्टिंग बोलते हैं ना। चलो, तो चांदी में भी, अगर सिल्वर में भी बहुत पर लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक खुला छोड़ देंगे तो एटमॉस्फेयर में क्या, तुमको मालूम है कि भाई एटमॉस्फेयर में क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड भी है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाएगा बहुत लंबे समय तक, पर लॉन्ग टाइम में, बहुत लंबे समय तक। और चांदी जो है आपका Ag2S, आपका सिल्वर सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो चांदी के ऊपर एक ब्लैक पीपीटी कवर हो जाएगा। ब्लैक पीपीटी, ब्लैक पीपीटी किसका, आपका Ag2S सिल्वर सल्फाइड का। और यहाँ से बाबू वाटर वेपर क्या होता है, बाहर निकल जाता है। कोई दिक्कत, लिख लो। लेकिन ये हमें बहुत लंबे समय में होता है, पर लॉन्ग टाइम, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना बाद। लोहा में एक ही दिन में हो जाता है, ठीक है। चलो, लेकिन चांदी में जंग लगना को कोरोजन बोलेंगे, रस्टिंग नहीं बोलेंगे। सिर्फ लोहे में जंग लगना को रस्टिंग बोलते हैं। इसी ये कोरोजन ऑफ क्या है, सिल्वर है। उस तरह कोरोजन ऑफ कॉपर भी होता है। कॉपर को भी बहुत लंबे समय तक छोड़ देंगे एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आपका वाटर भी है, ऑक्सीजन भी है। उससे क्या करता है, कॉपर रिएक्शन कर जाता है और कॉपर के ऊपर एक ग्रीन कलर का लेयर चढ़ जाता है। ग्रीन लेयर चढ़ जाता है, किसका होता है वो, बेसिक कॉपर कार्बोनेट का। मतलब फार्मूला होता है इसका CuOH का होल ट्वाइस डॉट कॉपर कार्बोनेट, CuCO3। इसका नाम बेसिक कॉपर कार्बोनेट है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट है, जो आपका ये कॉपर के ऊपर आपका एक ग्रीन लेयर चढ़ जाता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट का। लेकिन वो भी क्या, बहुत लंबे समय में, लॉन्ग टाइम के लिए, कम से कम 6 महीना, साल भर, 2 साल रखने से ऐसा होगा कि कॉपर के ऊपर एक ग्रीन कलर का एक लेयर बन जाए। किसका बन जाएगा, बेसिक कॉपर कार्बोनेट का। किसका, CuOH का होल ट्वाइस इन डॉट CuCO3 का। लिख लो, ये होता है कोरोजन ऑफ मेटल। चलो, अब बात करते हैं, एक होता है रेन CDT। क्या होता है, ये लास्ट टॉपिक है, रेन CDT। रेन CDT, तो रेन CDT का मतलब होता है कोई भी फैट सब्सटेंस या ऑयली सब्सटेंस जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करके उसको क्या करता है, फॉल स्मेल खराब हो जाता है, ठीक है। उसको बोलते हैं क्या, रेन CDT। तुम दाल गर्मी के दिन में दाल बना के छोड़ दो सुबह और शाम में आके खाओ तो दाल खराब हो जाता है। क्यों, गर्मी है, धूप ज़्यादा है, हीट है और ऑक्सीजन कांटेक्ट में आया तो क्या हुआ, दाल खराब हो गया। तो उसी बोलते हैं रेन CDT बोलते हैं। मीन्स ऑयली मटेरियल या फैट मटेरियल क्या करता है, ऑक्सीजन से कंबाइन कर जाता है। और टेम्परेचर भी यहाँ रूम टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा। 25 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं रूम टेम्परेचर, उससे ज़्यादा टेम्परेचर। और उससे कम रहेगा या रूम टेम्परेचर रहेगा तो रिएक्शन नहीं होगा। 25 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा, तो गर्मी में भी टेम्परेचर 25 से ज़्यादा ही रहता है ना।
तो ये क्या होता है, इसके अंदर फॉल स्मेल आ जाता है, गंदा स्मेल, फॉल स्मेल या पंजेंट स्मेल आ जाता है, पंजेंट स्मेल आ जाता है, और वो चीज़ क्या होता है, ख़राब हो जाता है, उसी बोलते हैं रेनसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, तो अच्छा रेनसिडिटी को बचाने के लिए तुम क्या क्या कर सकते हो? सिंपल से बात भाई, टेम्परेचर कम कर दो। अगर कोई भी चीज़ को, अगर ऑयली मटेरियल को, इसी ऑयली मटेरियल को या फैट मटेरियल को, इस ऑयली मटेरियल को या फैट मटेरियल को अगर टेम्परेचर कम कर देंगे तो भाई ऑक्सीजन रिएक्शंस नहीं होगा, तो जल्दी ख़राब नहीं होगा। इस में क्या करते हैं, फ्रिज में डाल देते हैं, तो फ्रिज में डाल दिए हैं तो क्या हुआ, टेम्परेचर कम है, ऑक्सीजन तो है लेकिन टेम्परेचर क्या कम है, तो रिएक्शंस नहीं हो रहा है, जिसके चलते वो ख़राब नहीं हो रहा है। दूसरा मतलब टेम्परेचर कम करके हम रेनसिडिटी बचा सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हो, देखता है कि अभी मान लेते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं, है ना, वो लोग क्या करते हैं, मान लिया किसान से आलू खरीद लिया या प्याज खरीद लिया 10 रुपये किलो, आज से जब मार्केट में प्याज का दाम कम है तो वो क्या किया, पूरा प्याज अपना लेके कोल्ड स्टोर रूम में रख दिया, पूरा मतलब टेम्परेचर कम करके कोल्ड स्टोर में 6 महीना तक। जब देखा प्याज का दाम है 100 रुपया, तब निकाल रहा है, तो किसान से खरीदा है 10 रुपया और वो बेच रहा है कितना, 100 रुपया में, मतलब 90 रुपया मुनाफा कमा रहा है, कितना फ़ायदा है ना। अभी देखो तो अभी के सीजन में टमाटर महंगा है, क्यों, यही टमाटर क्या कोल टमाटर है, लिया है किसान से कम में, रख दिया कोल सेंटर में, कोल सेंटर बोलते हैं आपका, एक बनाया हुआ रहता है बड़ा सा, जिसमें एटमॉस्फेयर क्लाइमेट आपका रूम टेम्परेचर से कम रहता है, गर्मी कम रहता है, ठंडा रहता है, तो उसको रख देता है टमाटर को 2-3 महीना 4 महीना तक, कोल्ड स्टोर इसको बोलते हैं। और जब जैसे टमाटर का दाम 70-80 रुपये हुआ, वहाँ से निकालता है, बेचता है, खरीदा है 20 रुपये और बेच रहा है 70 रुपये, कितना मुनाफा हो रहा है ना। तो हम लोग को भी कोल्ड स्टोर में भी हम अगर फैट सब्सटेंस को, ऑयली सब्सटेंस को रख देंगे, जल्दी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो है लेकिन टेम्परेचर में रिएक्शंस नहीं होगा। ठीक है। तीसरा है कि अगर मान ले कोई चांद में अगर पका हुआ आम छोड़ देंगे तो कभी ख़राब होगा रे, नहीं होगा, क्यों, वो एटमॉस्फेयर नहीं, ऑक्सीजन नहीं, वो हमेशा सालों साल, 2 साल तक, 500 साल तक आम पके रहेगा, उसमें ख़राब नहीं आएगा। तो अगर मान ले तेरा एक रूम है, पूरा शीशा का रूम लगा लो, पूरा हवा को वैक्यूम कर दो, हवा को पूरा निकाल दो, और वहाँ क्या कर दो, टमाटर रख दो, छोड़ दो, टमाटर कभी ख़राब होगा, नहीं होगा, क्यों ख़राब नहीं होगा, ऑक्सीजन ही नहीं है, रिएक्शन नहीं करेगा, है ना। तो वैक्यूम करके भी क्या कर सकते हैं, रेनसिडिटी बचा सकते हैं। दूसरा, तुम लेज़ खाते हो या कुरकुरे खाते हो, उसमें क्या करना, एक घर में आके एक अल्पीन से उसको हॉल करके उस कुरकुरे को 5 दिन छोड़ देना, उसके बाद खाना तो चुप चुप लगता है, मतलब वो कुरकुरे ख़राब हो जाता है। इसका मतलब क्यों, कि उसके अंदर ऑक्सीजन घुस गया और टेम्परेचर हीट है, एटमॉस्फेयर उससे रिएक्शन करके उसको ख़राब कर दिया। लेकिन क्या होता है, लेज़ में क्या होता है, नाइट्रोजन गैस डाल के पैक किया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस लेस रिएक्टिव होता है, ठंडा गैस होता है, जिसके कारण लेज़ सालों भर 2 साल तक ख़राब नहीं होता है। ठीक है। गर्मी के दिन में तुम टायर में, बाइक का टायर में अगर नाइट्रोजन गैस भर के चलाओगे ना, जल्दी ब्लास्ट नहीं करेगा, क्योंकि ठंडा गैस होता है। अगर जिसका टायर कमज़ोर है और तुम लंबा टूर 60-70 किलोमीटर चल रहे हो और गर्मी का दिन है, 45 डिग्री सेल्सियस है, तो टायर आधा जगह जाओगे, आवाज़ ब्लास्ट कर जाएगा। लेकिन वही अगर नाइट्रोजन गैस डाल देंगे और चलाएंगे तो बहुत देर तक आवाज़ नहीं करेगा, क्योंकि ठंडा गैस है। क्या है वो, ठंडा गैस है। तो कहने का मतलब है कि नाइट्रोजन गैस भी डाल देंगे ना, तो आपका जल्दी फैट और ऑयली सब रिएक्शन नहीं करेगा और वो उसका स्मेल, फॉल स्मेल नहीं आएगा। टेम्परेचर को कम कर दो, वैक्यूम कर दो, इसी से क्या कर सकते हो, रेनसिडिटी को हम बचा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, और एक आजकल आया है एंटीऑक्सीडेंट, कि उसको मिला के रख देंगे ना तो ऑक्सीजन से रिएक्शन होने नहीं देगा, इसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट एक होता है BHA,
एक होता है BHT, ये होता है एंटीऑक्सीडेंट। अगर इसको डाल के रखोगे ना तो ऑक्सीजन से रिएक्शन होने नहीं देगा, तो यहाँ पर भी बहुत दिनों तक वो ख़राब नहीं होगा। इसका नाम है BHA का नाम है पूरी नाम ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल नाम है, और इसका नाम है बाबू ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी नाम है टोल्यूइन, नाम है TOLUE यानी टोल्यूइन। इसको भी छिड़क के अगर टमाटर में छिड़क देंगे, बहुत लंबे समय तक रख देंगे तो ऑक्सीजन रिएक्शन होने नहीं देगा, तो ख़राब नहीं होगा। ठीक है, तो तुमको सब कुछ बता दिए, कहीं गलती होगा थोड़ा देख लेना, मैक्सिमम चीज़ें हम बता दिए। ठीक है, बढ़िया से पढ़ो और हाफ ईयरली के एग्ज़ाम बढ़िया से दो। बेस्ट ऑफ लक, तब तक के लिए बाय बाय।